Hello student, good morning all of you. Myself अजय कुमार राय, I teach you biology. हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आपके क्लास 11 में बायोलॉजी का पहला लेसन है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, अर्थात सजीवों में विविधता। सजीवों में विविधता पहला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिविंग। लिविंग क्या है, अर्थात सजीव क्या है। तो सजीव का मतलब हो गया अ लिविंग इज हैज लाइफ, अर्थात लिविंग वह है जिसके अंदर जीवन है, जीवन है। तो जो भी पदार्थ जीवन रखता है वह सजीव कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि लाइफ क्या है। लाइफ को डिफाइन करना बहुत कठिन है कि जीवन क्या है। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लाइफ। लाइफ को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि उसे हम किसी एक वर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि लाइफ क्या है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज primarily physico-chemical material that demonstrate a high degree of complexity, is capable to self-regulation, possesses metabolism, and perpetuates itself through times। अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म वह है जो केमिकल सबस्टेंसेस से मिलकर के बना है और उसमें बहुत उच्च डिग्री की जटिलता है। यह अपने स्वयं को नियंत्रित कर सकता है। इसमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है तथा समय के अनुसार वह अपने को परिवर्तित करते हुए, चेंज करते हुए अपने को स्थिर बनाए रखने की क्षमता रखता है। तो उसे ही हम लाइफ कहते हैं और जिसमें यह प्रोसेस पाया जाता है उसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। Therefore, अतः a living organism has many feature। इस प्रकार से अनेक ऐसे लक्षण हैं जो उस बॉडी में अगर पाए जाएंगे तो उस बॉडी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे। अर्थात उस बॉडी में जब वह कैरेक्टर्स प्रेजेंट होगा तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन का पाया जाना, जैसे मेटाबॉलिज्म का पाया जाना, जैसे ग्रोथ का पाया जाना, जैसे रिस्पिरेशन का पाया जाना, मूवमेंट का पाया जाना, इरिटेबिलिटी या जिसे स्टिमुलस कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं का पाया जाना, एडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन, ईटीसी, वह तमाम ऐसे कैरेक्टर हैं अगर उस बॉडी में पाए जाएंगे तो उस बॉडी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। इस एक्टिविटीज़ को संपन्न करने के लिए एनर्जी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह एनर्जी उन्हें फूड से मिलता है, अर्थात फूड वह सबस्टेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी तथा मटेरियल प्रदान करता है। इस प्रकार से न्यूट्रिशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक आवश्यक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वह अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आवश्यक एनर्जी को प्राप्त करते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू एनर्जी, दीज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी एंड मटेरियल। इस प्रकार से उनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है उनके ऊर्जा की पूर्ति के लिए। फिर नया कैरेक्टर हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वह होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, अर्थात सभी सजीव का निर्माण बायोमॉलिक्यूल्स अर्थात केमिकल पदार्थ से हुआ है और ये केमिकल पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं तथा इनके परिवर्तन के लिए अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं सेल के अंदर या सजीव के शरीर के अंदर होती रहती हैं
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कोशिका के अंदर या एक सजीव के शरीर के अंदर होने वाले वह समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं जिससे कि बायोमॉलिक्यूल्स एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अर्थात मेटाबॉलिज्म therefore sum total all chemical reactions occurring a body is called metabolism। अर्थात एक बॉडी के अंदर होने वाले वह समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि बायोमॉलिक्यूल्स को एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करती हैं, उन्हीं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही लिविंग बॉडी में पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक को एनाबॉलिज्म कहते हैं, दूसरे को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म वह प्रोसेस होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, अर्थात इन द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया, यह सब एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से कैटाबॉलिज्म वह मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और वह स्मॉल सबस्टेंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है, जैसे डाइजेशन है, हमारा रिस्पिरेशन है। तो इस प्रकार से कैटाबॉलिज्म जो है वह ब्रेक डाउन करने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से सभी सजीव के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस पाया जाता है। इसी प्रकार से नया कैरेक्टर हमारा जो है वह है ग्रोथ। तो ग्रोथ इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एंड वॉल्यूम ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी प्रत्येक सजीव के शरीर में ग्रोथ पाया जाता है जिससे उसके आकृति और आयतन में वृद्धि होती है और यह वृद्धि उसके सेल के संख्या में वृद्धि होने के कारण होती है। ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइंड कैरेक्टर। ग्रोथ एक अनिवार्य लक्षण नहीं होता है सजीव में। क्योंकि यह जो है कुछ निर्जीवों में भी पाया जाता है। इसलिए ग्रोथ दो प्रकार के होते हैं, एक को इंटरनल ग्रोथ या इंट्रिंजिक ग्रोथ और दूसरे को एक्सटर्नल ग्रोथ अर्थात एक्सट्रिंजिक ग्रोथ कहते हैं। जब ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके इंक्रीज मास, वॉल्यूम इत्यादि में वृद्धि होता है नंबर ऑफ सेल के कारण या सेल के वॉल्यूम के इंक्रीज होने के कारण, तो इस प्रकार के ग्रोथ को हम इंटरनल ग्रोथ या इंट्रिंजिक ग्रोथ कहते हैं, जो कि सजीवों का लक्षण है। जबकि एक्सट्रिंजिक ग्रोथ अर्थात एक्सटर्नल ग्रोथ निर्जीव में पाया जाता है। इट इज ए प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, और यह एक्सटर्नल सबस्टेंस के एक्यूमुलेशन के कारण उत्पन्न होता है, जैसे रेत के टीले की आकृति में वृद्धि या किसी भी क्रिस्टल को उसके सॉल्यूशन विलयन में डाल देने से क्रिस्टल का आकार का बढ़ जाना, यह एक्सट्रिंजिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ दो प्रकार का होता है, एक को आंतरिक ग्रोथ कहते हैं, एक को बाह्य ग्रोथ कहते हैं। जो आंतरिक ग्रोथ होता है वह सजीवों का लक्षण है, जो कि आंतरिक जो बाह्य ग्रोथ है वह निर्जीवों का अंदर पाया जाने वाला लक्षण है।